बिहार के बीजेपी को लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी पास है। कम सीटें होते हुए भी हम नीतीश कुमार को क्यों ढो रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगता है कि हम केंद्र में मोदी को क्यों ढो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो सकती है नीतीश कुमार, क्योंकि उनको पास 272 का आंकड़ा नहीं है। नीतीश कुमार की मजबूरी नहीं है बीजेपी कि नीतीश अपनी पार्टी समाप्त होने नहीं देगी, और यदि उनको अपनी पार्टी जीवित रखनी है तो उनको बीजेपी छोड़नी पड़ेगी, एनडीए छोड़ना पड़ेगा। एनडीए के साथ वो नहीं रह सकते। नमस्कार। नीट पेपर लीक मामले में बात करने से सरकार भाग खड़ी हुई। सरकार को संसद में सिंगोल की नौटंकी करने का समय है, ओम बिरला जी को धन्यवाद लेने का समय है, लेकिन छात्रों की बात करने का समय नहीं है। संसद में आज क्या हुआ? संसद में राहुल गांधी का माइक म्यूट कर दिया गया। ओम बिरला जी ने कहा कि माइक का बटन मेरे पास नहीं रहता है, मैं म्यूट नहीं करता हूं, लेकिन उसके बाद भी माइक म्यूट कर दिया गया। और सिर्फ संसद में, लोकसभा में नहीं, राज्यसभा में भी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बिल्कुल यही हुआ। नेट पेपर लीक मामले में जब उन्होंने बात की तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। इधर बिहार और महाराष्ट्र में भयंकर गदर भी मचा हुआ है। बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई है। आज इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दुश्मनी की खाई साफ दिखाई दे रही है। आपस में तेरा मेरा हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वहां पे बिहार के बीजेपी को लगता है कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी पास है। कम सीटें होते हुए भी हम नीतीश कुमार को क्यों ढो रहे हैं, और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लगता है कि हम केंद्र में मोदी को क्यों ढो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को ढो रहे हैं और दोनों को तकलीफ हो रही है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो महत्वाकांक्षा है भाजपा की, वो बार बार दिखती है। और ये बात तय है कि भाजपा बिहार में जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाहती है। अब एनडीए के मायने नीतीश कुमार है, ऐसा जिन नेताओं ने कहा, उनका मुझे उन पे दया आती है। दया इसलिए आती है कि एनडीए का स्पीकर कौन होगा ये नीतीश कुमार को पूछे बगैर तय होता है। एनडीए में मंत्रिमंडल का बंटवारा कैसा होगा ये नीतीश कुमार को नहीं पूछा जाता। नीतीश कुमार को एक मंत्री पद मिलता है जनता दल यूनाइटेड की, और वो भी पशुपालन जैसा दुय्यम दर्जे का मंत्रालय दिया जाता है। यदि इसके मायने ही एनडीए है तो फिर इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और दिमागी कमजोर, मतलब दिमागी हालत इतनी बुरी है जिसने भी ये कहा। एनडीए का मतलब भी नरेंद्र मोदी ही है, मोदी जी ने बता दिए। पहले बीजेपी का मतलब मोदी था, अब एनडीए का मतलब मोदी है, ये मोदी जी ने बता दिया। रेवड़िया के नाम पे किसी को एविएशन मंत्रालय तो किसी को छोटे छोटे मंत्रालय बांट दिए, लेकिन कहीं से आवाज करने की कोई हिम्मत नहीं होता। इसका मतलब कमांड में एनडीए के नरेंद्र मोदी है। अश्विनी चौबे ने यही कहा कि एनडीए की ही सरकार होगी बिहार में, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये बोलने में उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन हमेशा बंदरबाट करके, जो कहानी मैंने कल सुनाई थी बंदरबाट वाली, तो ये बंदरबाट करके हमेशा बिल्ली ज्यादा मक्खन खाती है। अब ये लोगों को समझ में आ गया। तो क्या इस बार विधानसभा में जनता भी उनको देगी? ये बहुत बड़ा मसला फंसा है। मैं तो बार बार कहता हूं कि केंद्र की सरकार की अस्थिरता, या तो केंद्र की सरकार अस्थिर होगी जनता दल यूनाइटेड के चलते, या जनता दल यूनाइटेड के सारे सांसद बीजेपी में मर्ज होंगे और उसका अस्तित्व समाप्त होगा। ये दो चीजें मैं आने वाले 6 महीने में होते हुए देखना दिखाई देता है, क्योंकि ऑपरेशन लोटस चालू हो गया है, कई राज्यों में चल रहा है। और सबसे फ्रिजाइल, यानी जब सबसे जो टूटने लायक है अभी वर्तमान में, वो जनता दल यूनाइटेड दिखाई देता है। और बीजेपी क्यों ना करे, क्योंकि उनको 272 करना है, उनको बैसाखियों पे नहीं चलना है। जितने जल्दी अपने बैसाखियों से मुक्ति पा ले उतने जल्दी वो, इसीलिए प्रयास चल रहा है। मैंने सुना कि बहुत बड़े बड़े ऑफर हुए हैं, मतलब महाराष्ट्र में तो 50-50 खोखे के ऑफर हुए थे, यहाँ 100 खोखे के ऑफर हो रहे। चर्चा है, पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन हमेशा चर्चा, धुआं तभी निकलता है जब चिंगारी होती है कहीं ना कहीं। जब 50 खोखे की बात हो रही थी तो सब हंस रहे थे, लेकिन देखते देखते महाराष्ट्र की सरकार गिर गई और एक शिवसेना टूट गई। तो ऐसा ही कोई जनता दल यूनाइटेड में भी होता हुआ दिखाई देता है। तो मुझे 29 जून को सर राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है जेडीयू की। ऐसा कहते हैं जब होती है मीटिंग तब तक कुछ बड़ा करते हैं, पलट जाते हैं नीतीश बाबू। अब देखो इस बार नीतीश बाबू पलट जाते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि वो
बीच में प्रधानमंत्री का हाथ भी टटोल रहे थे, शायद हाथ की रेखाएं देख रहे होंगे कि इनके हाथ में प्रधानमंत्री पद कब है और उसमें मेरा नंबर कब लगेगा, सब ये ऐसी कहानियां। लेकिन मैं 29 तारीख की उस मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि उस मीटिंग के नतीजे कुछ निकलेंगे ऐसा मुझे लगता है। एक तो बिहार का विधानसभा भंग होगी क्या, ये तय होगा। क्या बिहार के बार बार जो नीतीश कुमार पे हमले होते हैं, या बार बार ये कहा जाता है कि हम ही बड़े हैं और नीतीश कुमार हमारी मर्जी पे है, तो क्या नीतीश कुमार इससे निजात पाना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश कुमार, देखिए, नरेंद्र मोदी की मजबूरी हो सकती है नीतीश कुमार, क्योंकि उनको पास 272 का आंकड़ा नहीं है। नीतीश कुमार की मजबूरी नहीं है बीजेपी। जिस दिन नीतीश कुमार तय सोचेंगे उस दिन आरजेडी के दरवाजे खुले हुए हैं। भतीजा ने रेड कारपेट बिछा के रखी है, बोले चाचा जब चाहे तब आ जाना, आपकी जगह खाली। तो इसके लिए बीजेपी कमजोर विकेट पे है। वो एकनाथ शिंदे जैसा मामला नहीं है। एकनाथ शिंदे के भरोसे, एकनाथ शिंदे इनके भरोसे है, तो एकनाथ शिंदे के 7 लोग हैं, वो कभी भी उठा के एट अ टाइम, मतलब वो तो तैयार बैठे बेचारे। जिस दिन बीजेपी में बुला लोगे, एकनाथ शिंदे का बेटा भी बोलेगा मैं भी आता हूँ, क्योंकि हमें भविष्य वही दिखाई देता है, महाराष्ट्र में कुछ खास नहीं। तो कुल मिलाकर इतनी कमजोर स्थिति इसकी नहीं है जनता दल यूनाइटेड की। लेकिन जितना ये देर करेंगे डिसीजन लेने में, उतनी पार्टी की टूट ज्यादा नजदीक दिखाई देती है मुझे। यानी नीतीश कुमार जितनी देर करेंगे उतनी देर जल्दी उनकी करेंगे, पार्टी टूटने में, पार्टी हाँ। टूटने के असर है जितने जल्दी, क्योंकि ऑपरेशन लोटस मैंने बोला ना चल रहा है बिहार में। अच्छा, महाराष्ट्र की का हाल भी ले लेते हैं अशोक सर, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा। कहा जा रहा है अजीत पवार के 19 विधायक एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं, शरद पवार के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले रोहित पवार ने 1 महीना पहले ये कहा था कि 18 से 20 लोग अजीत दादा पवार के साथ जो गए वो हमारे संपर्क में है। तब सुनील तटकरे ने बुरी तरह से उसके ऊपर हमला करते हुए कहा था कि आप सपने में जी रहे, हमारा कुनबा इंटैक्ट है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद सही में जो अजीत पवार अपने पत्नी को नहीं जितवा तो नहीं पाया, जो बारामती लोकसभा में, बारामती विधानसभा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां से अजीत पवार एमएलए विधायक, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पत्नी को जितवा नहीं पाए। वहां पे भी बहुत बड़ा गैप है। पत्नी बुरी तरह से हारी है अपने पति के ही कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो आदमी की स्थिति यह है कि जो अपने घर में अपने पत्नी को वोट नहीं दिलवा सकता, वो हमको कैसा वोट दिलवाएगा? तो वोट कैचर तो शरद पवार है, तो निर्विवाद रूप से स्थापित हो गया है। तो अब भागादौड़ी मच गई है। तो अब क्या हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चालू हो गया कल, आज वहां पे अर्थ संकल्प जो है उनका पेश हुआ, बजट पेश हुआ। तो कल जो पार्टी के अध्यक्ष है जयंत पाटिल, जो महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष है, उसके कमरे में कल 5-6 विधायक मिलने गए अजित पवार के, और बंद कमरे में बातचीत हुई। अब जयंत पाटिल के साथ जो 3 लोग थे, वो 3 लोग बहुत मायने रखते हैं। एक अनिल देशमुख, जो 13 महीने जेल में गए लेकिन शरद पवार का साथ नहीं छोड़ा, या झूठा एफिडेविट देने से मना कर दिया। एक राजेश टोपे, जो लगातार शरद पवार का रक्षण करने के लिए अजित पवार से भी लोहा लेते हैं। और एक जितेंद्र आव्हाड तो अजित पवार का कवच बनके, मतलब शरद पवार का कवच बनके 24 घंटे खड़े थे, और लगातार उनको बहुत बुरी तरह से ट्रोल भी किया गया अजित पवार के आर्मी द्वारा। तो ये तीनों लोग बहुत मजबूत लोग हैं जो शरद पवार के साथ हैं। जयंत पवार जो पार्टी के अध्यक्ष है, उनके बारे में मुझे डाउट है कि वो कहीं भी फिसल के बीजेपी में जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये 3 साथ में बैठना, और वो जो लोग गए थे विधायक मिलने, उनमें से कुछ विधायक पश्चिम महाराष्ट्र से थे। पश्चिम महाराष्ट्र माने पुणे से लेके कोल्हापुर सोलापुर तक, वो पूरा बेल्ट जो है वो राष्ट्रवादी का बेल्ट कहा जाता है, शरद पवार का बेल्ट कहा जाता है। उन लोगों को लोकसभा के नतीजों के बाद ये लगने लगा कि उनका तो डिपॉजिट जब्त है, ऐसे में वो फिर वापस आना चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ लोग नासिक, 2 विधायक नासिक बेल्ट के थे, जो उत्तरी महाराष्ट्र के आसपास का कहे हम, कि नासिक से लेके नीचे जलगांव धुलिया तक। तो वो लोग वो थे कि जिनको लगा कि छगन भुजबल का भी कहीं सही नहीं है कि वो कब तक रहेंगे,
उनका भी भागा इधर उधर जाने का, झांकने का शुरू हो गया, ऐसी खबरें। तो कुल मिलाकर सब जो 40 के 40 विधायक वैसा देखा जाए तो, या तो अजित पवार स्वयं रहेंगे अपने पार्टी में, और एक सुनील तटकरे रहेंगे जो उनके सांसद अभी चुन के आए हैं, और उनकी बेटी एक विधायक होती है वहां से, वो, बाकी मुझे कोई साथ में होता हुआ दिखाई नहीं देता। तो ये भागा दौड़ी से मची, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको लेगा कौन? क्योंकि शरद पवार ने एक बात बड़ी बड़ी मायने की कही थी, जिनका जो काम के है उनको लेंगे, और जो आगे भाग के नहीं जाएंगे उनको लेंगे। लेकिन मैं जो महाराष्ट्र की जनता का जो टोन है अभी, यदि शिवसेना ने अपने लोग वापस लिए या शरद पवार ने अपने लोग वापस लिए, तो ये शरद और उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाएगा मामला। लोग कहेंगे कि जो गद्दार थे उनको फिर आप गले लगा रहे हो, इसका मतलब आपको भी शर्म नहीं। आपके लिए जनता लड़ रही है, आपका अपमान हुआ, शरद पवार का अपमान हुआ, शरद पवार के साथ धोखा हुआ, बाल ठाकरे के बेटे के साथ धोखा हुआ, इसलिए जनता तुम्हारे साथ खड़ी होगी। तुम ओरिजिनल है ये बताने के लिए। और फिर तुम उन्हीं लोगों के साथ फिर रासलीला यदि रचाओगे, तो फिर आपका और उनका कैरेक्टर में कोई फर्क नहीं। तो सर ये दोनों तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, कहाँ जाएंगे? वही होगा। मैं पहले दिन से कह रहा था कि लोग कह रहे थे कि किनके नेतृत्व में चुनाव होंगे। मैंने बोला एकनाथ शिंदे और अजित पवार ये वीआरएस पे है, राजकीय वीआरएस पे। अजित पवार को तो राजकीय संन्यास लेना चाहिए, समझे लगता है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं उनके पास लड़ने के। वही हालत कमोपेश एकनाथ शिंदे की है। आपने आधा पैसा कमाया है, दोनों के पास पैसे की कमी नहीं, तो अपने कमाए हुए पैसे का एंजॉय करो। तो सर अगर बिहार और महाराष्ट्र को अगर हम एक लॉन्ग एस्पेक्ट से देखें, अम्ब्रेला से देखें, तो फिर ये राजनीतिक संभावनाएं क्या बनती हुई दिख रही हैं? बीजेपी के ऊपर तो भयंकर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो जो लोकसभा में हुआ वही विधानसभा में महाराष्ट्र में होने जा रहा है, ये बात तय है। आज के यदि कल चुनाव होते हैं प्रज्ञा जी, तो भारतीय जनता पार्टी को 288 में से 50 सीटें भी नहीं, ये स्थिति। तो और बाकी एकनाथ शिंदे तो मैंने बताया उनका क्या हास्य हो गया है। और सर अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अभी मैंने कहा ना, मैं 29 तारीख का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, क्योंकि इस आदमी को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल। एक तरफ वो झुकते हैं, नरेंद्र मोदी के चरणों में झुकते हैं, नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो नीट का मामला आया है, जो आज हंगामा मचा रहा है हाउस में, इस नीट के मामले को जन्म किसने दिया? नीतीश कुमार। तो नीतीश बर्दाश्त कर पाएंगे सर? बिना सरकार जवाब दिए भाग खड़ी हुई संसद से। मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये नीट का मामला देश में इतना कैसा फैला, पेपर लीक हो गए, सब हो गए, लोग चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे, सरकार ने मना किया, नहीं लीक हुए, मामला शांत हो गया। लोग कोर्ट में गए, कोर्ट कहती एफिडेविट दो, ये झूठा एफिडेविट देते कि पेपर लीक नहीं। झूठ बोलने में सरकार माहिर है, और झूठा एफिडेविट पहले भी दे चुकी। और उसके बाद कोर्ट कहती कि भाई एफिडेविट आया है, नहीं लीक हो गया, तो क्या कर सकते, मामला रफा दफा हो जाता। लेकिन बिहार में जो आर्थिक अपराध शाखा है बिहार पुलिस की, जो सीधे नीतीश के अंडर काम करती है, इन्होंने सिस्टमैटिकली नीट के लीक को इन्वेस्टिगेट किया, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो मटेरियल उनको मिला वो प्रेस को देते गए, ताकि आगे पीछे कहीं से प्रेशर आए तो ये मामला रफा दफा नहीं हो जाए। अब ये सारा मामला पब्लिक डोमेन में आया जब बिहार में लोग पकड़े गए, उसके बाद सरकार को, केंद्र सरकार को झकमार से बोलना पड़ा कि नहीं भाई पेपर लीक हो गया, हम माफी चाहते हैं। तो ये नीट के स्कैंडल को जन्मदाता जो है वो नीतीश है। तो आप नीतीश को क्या समझेंगे? इससे तो सीधा मोदी जी के गले तक आ गई बात। देखिए आप, हाउस चलता नहीं है, नीट के चक्कर में नहीं चलेगा हाउस। तो नीट का बवाल का जन्मदाता कौन है? नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की पुलिस यदि इसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती तो ये मामला तो दब गया था।
तो नीतीश के मायने क्या समझे हम? एक तरफ चरण छूते हैं, दूसरी तरफ गले में नाखून लगा देते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि बहुत वोलाटाइल है पोजीशन अभी। इट इज वेरी अर्ली टू से कि क्या होगा, लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश अपनी पार्टी समाप्त होने नहीं देंगे। और यदि उनको अपनी पार्टी जीवित रखनी है तो उनको बीजेपी छोड़नी पड़ेगी, एनडीए छोड़ना पड़ेगा। एनडीए के साथ वो नहीं रह सकते। तो सर ये पहली बार वैसे देखने को मिला है, हम बिहार और महाराष्ट्र पर बात तो कर ही रहे हैं उथल पुथल की, लेकिन एक चीज सच है कि ये पहली बार इतिहास में देखने को मिला है कि सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड कहकर के इग्नोर कर दे। नीट पेपर लीक मामला, कितने छात्रों का भविष्य बर्बाद हो गया, उन छात्रों पर बात करने को सरकार इंपॉर्टेंट नहीं मानती, महत्वपूर्ण नहीं मानती। राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो माइक म्यूट कर दिया गया। ये तो बेहद शर्मनाक बात हुई आज संसद में। मैंने वही कहा कि आज का युवा जो नीट के लिए लड़ रहा है, वो जब उनसे बात करो तो फ्रस्ट्रेशन में होता है। बोले इमरजेंसी इमरजेंसी कहते हैं लोग, आपातकाल आपातकाल कहते हैं और हमारी बात नहीं कहते। उन बेचारों को आपातकाल पता नहीं। आपातकाल क्या है? यह है आपातकाल, यह है इमरजेंसी, जहां पे विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, देश की सबसे बड़ी समस्या को जगह नहीं मिलती डिस्कशन करने में, जहां सांगोल का महिमा मंडन होता है, जहां संविधान की जय बोलना पाप हो जाता है और हिंदू राष्ट्र बोलना पुण्य हो जाता है। यह आपातकाल नहीं है तो क्या है? फर्क इतना है, वो घोषित था या अघोषित है। स्पीकर के मतलब स्पीकर ये कहते हैं मेरे हाथ में थोड़ी है म्यूट माइक, लेकिन माइक म्यूट कैसा हो गया इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और जिसने किया उसको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए नौकरी से। ये तो इंस्ट्रक्शन होंगे, ऊपर एक कोई बैठा होगा आपका, और जैसे ही उन्होंने इनका माइक म्यूट कर, उनका माइक म्यूट कर। माइक म्यूट करने से आवाज बंद नहीं होगी विपक्ष की। और ये गलत फहमी में जीते हैं। उन बिल्ली के जैसा इनका हाल है कि जो कि आंखें बंद करके दारू ये पीते, दूध पीती है आंखें बंद करके, उसको लगता है मुझे कोई देखता ही नहीं क्योंकि मैं किसी को देख नहीं रही। तो आपको लगता है कि आपने आवाज माइक म्यूट करने से कहीं आवाज नहीं जाएगी राहुल गांधी की और खड़गे की, अखिलेश की, आवाज गूंजेगी। सर सरकार को दिक्कत क्या है? एक अच्छी बात कही थी राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, कि हम और सरकार मिलकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे ताकि देश के युवाओं को हम रिस्पेक्ट दे सकें, हम उन्हें बता सकें कि हाँ उनकी हमें चिंता है, सदन को छात्रों के भविष्य का ख्याल है। हाउस अर्जेंट हो गया सर, हाउस अर्जेंट करने से अच्छा था तो चर्चा कर लेते। सर ज्यादा से ज्यादा सरकार को यही कहना पड़ता है दोषियों को सजा देंगे बस। हमने तो नहीं तो आपको क्या लगता है 2024 में इतना मत परिवर्तन हो गया होगा मोदी जी का, जो देश की समस्या पे बात करेंगे? पूरे चुनाव में जो आदमी हिंदू मुसलमान ही करता रहा, मंगलसूत्र और भैंसे खुलवाता रहा, मंदिर पर ताले लगाने की बात करता रहा, पाकिस्तान में जश्न बनाने की बात करता रहा, उस आदमी को देश की समस्या का वातावरण, क्योंकि वो एक तानाशाही वलय में रहते हैं। आपने डिस्कशन मांगा इसलिए मैं नहीं करूंगा। और दूसरी बात, मैं आज बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं प्रज्ञा जी, और वो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं, इसमें कोई आप लोगों का दोष नहीं होगा। आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या सरकार, जो लोग सत्ता में है, क्या सत्ता पक्ष के कुछ लोगों का हाथ है पेपर लीक मामले में? पेपर लीक ये सिर्फ एक इंसिडेंस नहीं है। इस देश में पेपर लीक करना, पेपर सॉल्व करना, सॉल्वर जो बैठते हैं, ये एक बहुत बड़ा वर्टिकल खड़ा हो गया है। इसमें अब्जों रुपए का टर्नओवर है, और कुछ गिने चुने लोग वो ही एग्जाम कंडक्ट करते हैं जिनके गुजरात से तार जुड़े हुए हैं। कंपनियां ब्लैकलिस्ट राज्यों में होती है, लेकिन उस कंपनी को फिर केंद्र सरकार की एक ऐसी संस्था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी है, वो कैसा काम देती है, ये सवाल है। मैं CSIR की बात कर रहा हूं, जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं।
वो अपने यहाँ रिक्रूटमेंट की जो एग्जाम है उसके लिए उसी कंपनी को हायर करते हैं जिस कंपनी को बिहार गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया, जिस कंपनी के मालिक का लड़का इसी पेपर के मामले में जेल में चला गया। और उसी आर्य साहब को बाद में प्रधानमंत्री जी एक मंच पे एक साथ होते हैं और प्रधानमंत्री जी उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते हैं। क्यों उन्हीं लोगों को बार बार पेपर का काम दिया जाता है? नीट का पेपर लीक हुआ इसलिए आपने एक अधिकारी को हटाया, उसकी जगह किसको रखा? जो व्यापम करके आया। तो है क्या ये मामले? क्या आपके उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा वो वीडियो नहीं सुना आपने? क्या उनके पार्टी के एक एमएलए जो योगी सरकार का समर्थन करते हैं क्या इसमें लिप्त है? क्या ओम प्रकाश राजभर और सबका बचाव करने के लिए नीट पर डिस्कशन नहीं हो रहा है? जैसा अडानी को बचाने के लिए हिंडनबर्ग पे डिस्कशन नहीं होता, वैसा नीट में भी मुझे लगता है, क्योंकि ये सब लोग व्यापारी है। किसको पड़ी है देश के बच्चों की भविष्य की? या तो चंदा लो धंधा दो। ये तो आपने इलेक्ट्रल बॉन्ड में पता ही पड़ गया कि ये सरकार क्या क्या बेचती है और पैसा इकट्ठा करने का, उगाई करने के लिए किस लिए निचले लेवल पे जाती है। बिल्कुल सही बात है। अशोक सर, आपने इतनी सरकारें देखी, इतना अनुभव है आपके पास, एक चीज मुझे बताइएगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है उसके विषय में हम, हमारे देश के लोग, संसद में खड़े तमाम सांसद, हर देशवासी ये समझता है कि राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा है वो सही ही होगा, फैक्चुअल ही होगा, उन्होंने जो बात कही वो ठीक है। अब उनके अभिभाषण से ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है उस पर चर्चा होनी चाहिए। बार बार ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा करिए, नीट पर चर्चा करेंगे तो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। तो ये मैं समझना चाह रही हूँ कि क्या इतना महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि हमने तो देखा सर, आपातकाल जैसी स्थिति में भी दिन रात सदन चला है और चर्चाएं हुई है। मेरा एक ही कहना है कि संसद में कुछ परंपराएं होती है, कुछ परंपराएं टूटती है, कुछ परंपराएं रखती है। क्या हमारे देश के संसद के इतिहास में या देश के किसी भी विश्व के किसी इतिहास में संगोल आया है? हमारे यहाँ लाया, नई परंपरा शुरू की आपने। यस। तो मैं तो ये मानता हूं कि यदि बजट जिस दिन पेश होना हो, बजट के लिए सारा देश इंतजार कर रहा है, आज बजट पेश होना हो और उस दिन सुबह ऐसा कोई कांड हो गया जिसमें देश का हित सर्वोपरि है, तो बजट स्थगित करके उस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा उस पर होनी चाहिए। ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि आज ही बजट पेश हो गया नहीं तो बहुत अकाल हो जाएगा ना। प्रायोरिटी क्या है आज? प्रायोरिटी आज बच्चों के भविष्य की चिंता है। मामला ताजा ताजा है, अभी का है, ताकि इस देश के भविष्य को लगे कि हमारी भी पार्लियामेंट है, हमारी भी जवाबदेही। आज हम किस मुंह से कहेंगे आने वाली पीढ़ी को, जो बच्चा 10th में है, जो बच्चा 12th में है, मैं किस अधिकार से उसको कहूं कि वो देश से प्यार करे? सिर्फ इसलिए कि यहां उसने जन्म लिया। दायित्व क्या है हमारा? मां बाप ने उनको पढ़ाया, पेट काट के पढ़ाया, बच्चों ने अपना पूरा एनर्जी ताकत लगा के पढ़े, एक भविष्य का सपना देखते हुए। सरकार का दायित्व क्या है इन बच्चों के प्रति? सरकार का दायित्व यह नहीं है कि प्रधानमंत्री को ज्ञान दे, जबरिया ज्ञान दे कि एग्जाम के पेपर कैसे सॉल्व करे। जिसके अपने डिग्री पे डाउट हो वो दूसरों को बताता है कि कैसा पढ़ना चाहिए। एक कुपड़ आदमी देश के भविष्य को बताता है कि कैसा पढ़ना चाहिए। और मैं कुपड़ इसलिए कहता हूं, एक कुपड़ आदमी ही कह सकता है कि नाले पे उल्टा मटका रख के क्या चलाने की बात कर सकता है। 3 सदियों को संतों को इकट्ठा बिठा सकता है, रडार के पीछे प्लेन छुपा सकता है। ये कुपड़ आदमी ही है। ये बताएगा, इनका काम था, अरे भाई तू हमको मत ज्ञान दो, देश को मत ज्ञान दो प्रधानमंत्री जी कि कैसा पेपर देना चाहिए। देश को पहले ये आश्वस्त करो कि नीट के पेपर लीक नहीं होंगे।
बताओ, यूक्रेन का युद्ध रोक सकते हैं लोग, पेपर लीक हाँ। नहीं रोक सकते। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि है। हम्म। सर, राजेश लीक साहू नाम के एक लीक रोक पत्रकार नहीं हैं। सकते, लीक रोक नहीं सकते, या फिर ये धंधा जो है, इसमें कई आपके अपने लोग लिप्त है, इसलिए आप उस पर चद्दर डालना चाहते हैं। सवाल ये है। लेकिन इतना एरोगेंस सर, लोग तो कह रहे हैं कि अभी इनको देश के तमाम लोगों ने इनको हाफ कर दिया है, और अगर ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करेंगे तो इनको साफ कर देंगे। ये ये साफ होने के लिए ये तैयार है, साफ होने के लिए। इनको अभी भी वो माद नीचे नहीं आया, हम्म। वो घमंड नीचे नहीं आया। सर, पेपर लीक के मैंने बाद आपको ये छात्रों कहा में कि क्या यदि स्थिति इस है देश सर? का बच्चा कल हम्म। भारत को गाली देता है, तो इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है, उस बच्चे की नहीं। उस बच्चे को मत कहिए टुकड़े टुकड़े ज्ञान है, उस बच्चे को मत कहिए ये पाकिस्तानी और देशद्रोही है, उस बच्चे को मत कहिए अर्बन नक्सल है। यदि वो अर्बन नक्सल बनता है तो उसकी जिम्मेदारी आप है, आप उसको इतना ढकेल रहे हैं कि वो अर्बन नक्सल बनने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस दशा से हम निकले हैं। आज सर, मैं एक आप खबर है मेरे आपकी। पास, हाँ। खबर है मेरे पास, महाराष्ट्र के एक गांव में एक पिता ने, एक किसान ने आत्महत्या की है, प्रज्ञा, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे को एजुकेशन का खर्चा झेल नहीं रहा है। और राइट टू एजुकेशन है इस देश में, लेकिन बाप आत्महत्या करता है, किसान आत्महत्या करता है, किसी नेता का आत्महत्या नहीं है, नेताओं के बच्चे जाके देख लीजिए आप। मैं चैलेंज करता हूं इस सांसद में एक सर्वे किया जाए, और तमाम सांसदों के बच्चे कहां पढ़ते हैं देख लिया जाए, तो आधे से ज्यादा बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। और मेरे देश का किसान आत्महत्या करता है बच्चे पढ़ाने के लिए। शर्म आनी चाहिए इनको। राइट टू एजुकेशन है किस लिए? संगोल के लिए राइट टू एजुकेशन, जय श्री राम के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, जय फिलिस्तान के लिए पार्लियामेंट का मजाक बना के रखा है। सर, एक ग्राउंड रिपोर्ट आई है प्रयागराज से, दैनिक भास्कर के एक पत्रकार ने ग्राउंड रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बिल्कुल साफ बताया है कि इसके पेपर लीक के बाद स्थिति यह है कि 30% छात्रों ने तैयारी करनी ही छोड़ दी है। इतना उनका भरोसा टूट गया है। इसकी जिम्मेदार कौन है सर? सरकार है ना? क्या नहीं, देखिए, बच्चा क्यों करेगा, क्या करेगा बच्चा पढ़ के? पेपर लीक होता है, भविष्य नहीं। इससे अच्छा चाकू चलाना सीख सीख जाएगा, गुंडागर्दी करना सीख जाएगा, आगे पीछे टिकट मिल जाएगा किसी पार्टी से, और बड़ा गुंडा हो जाएगा तो बीजेपी से टिकट मिल जाएगा, मंत्री बनेगा, स्त्रियों के साथ व्यभिचार करेगा तो बड़ा मंत्री बनेगा, और हंसेगा। अब मैं खुद सत्ता में हूं, क्या पढ़ रहा था, और ये आप बच्चे, मतलब बच्चे रोते हैं प्रज्ञा जी। बिल्कुल सही बात। मेरा मेरा बेटा 20-21 साल का है, उसके वो जिस स्कूल में पढ़ के आया है, उस स्कूल से उसके अभी भी अच्छे संबंध है। तो वहाँ स्कूल के जो जूनियर है, उनके पिताजी मेरे बेटे को फोन करके कहते हैं कि आप आपके पिता बहुत बड़े जर्नलिस्ट है, उनको बोलो ना नीट पे कुछ बोले, हम तो रात भर सो नहीं पाते, बच्चा रोता रहता है। क्या है, क्या दे रहे हैं हम? 21वीं सदी में ये दे रहे हैं हम। चंद्रयान बोल रहे हैं, ये G20 बोल रहे हैं, शर्म आनी नहीं चाहिए इनको। शर्म नहीं आती है, शर्म लिहाज नहीं है। मतलब संसद में अगर आपका युवाओं के परिवार नहीं लिए है तो आप आवाज परिवार की नहीं वैल्यू उठा भी नहीं सकते। जानते। हम्म। आपका तो परिवार नहीं है तो आप परिवार की वैल्यू नहीं जानेंगे। सर, संसद में अगर युवाओं के मसले पर चर्चा नहीं होगी, उनके भविष्य पर चर्चा नहीं होगी, तो संसद में होगा क्या? संसद में सेंगोल की 50 साल नौटंकी पुरानी होगी। इमरजेंसी पे चर्चा होगी। संसद में ये सुधांशु त्रिवेदी ये बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से कैसे आगे है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री। जी। इससे अच्छा सुधांशु जी 4 शब्द बोल देते आप नीट के लिए। जवाहरलाल नेहरू का नाम लेने की औकात भी नहीं किसी की, छोड़ दीजिए ना आप, क्या हम बड़प्पन करते हैं।
लेकिन सर ओम बिरला जी ने ये बोला है कि माइक उनके हाथ में नहीं रहता है। आपने जो बात शुरू में कही थी वो मैं चाहूंगी खत्म होते होते हम इस पर जरूर चर्चा कर ले। नहीं माइक नहीं, उनके माइक हाथ में उनके, नहीं रहता है तो किसके हाथ में रहता है भैया? प्रज्ञा लोकसभा जी अध्यक्ष आप के और हाथ में नहीं है? प्रज्ञा जी ये कई चैनलों में हमने काम किए हैं। जी। पिछले 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मैं पिछले, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब वीडियो मैगजीन आई थी तब से मैं जुड़ा हूं। अच्छा। मुझे पता है कि एंकर यहां बैठा रहता है, माइक म्यूट पीसीआर से होता है, हम्म। लेकिन इसके लिए एंकर ने यदि कहा, मैंने थोड़ी म्यूट किया, तो ये भी सबको पता है कि एंकर के निर्देशन पे होता है। तो ये किसको बता रहे हैं? मैंने फिर कहा, कुपड़ आदमी ऐसी ही बात करेगा, लेकिन ये पढ़ा लिखा संदेश भी आदमी तो नहीं बात गलत जा करेगा। रहा है। संदेश भी तो नहीं, सर गलत जा रहा है। राहुल इनको गांधी जी संदेश, बोल रहे हैं कि चर्चा करते हैं, आइए हम और आप मिलकर के इस महत्वपूर्ण इनको विषय पर, और सरकार भाग इनको जाती है। मैंने क्या कहा, 277 का गुमान था, 300 का घमंड था, 240 पे भी घमंड हो सकता है। इससे हम क्या कहेंगे? दया आती है, हास्यास्पद बात है, लेकिन फिर जो घमंड करने वाला है वो, बात थोड़ी आता है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। नमस्कार। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीट पेपर लीक मसले पर बात करने से, छात्रों के भविष्य के बारे में चर्चा करने से सरकार किस तरीके से कतराती हुई नजर आई, सरकार भाग खड़ी हुई, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात नहीं कर सकी। इससे ये बिल्कुल साफ पता चल रहा है कि देश के भविष्य की कितनी चिंता है नरेंद्र मोदी सरकार को। आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे थे, साथ ही साथ ये भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से बीजेपी चारों तरफ से फंसी हुई है। हम बिहार ले ले, हम महाराष्ट्र ले ले, हर तरफ से बीजेपी की जिस बैसाखी पर बीजेपी टिकी है वो डगमगा रही है। बीजेपी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। विधानसभा चुनावों को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है, क्या कुछ होने वाला है। तो तमाम राजनीतिक पहलू और देश के हर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए, परत दर परत आपको सारी सच्चाई बताने के लिए, आपका अपना चैनल उल्टा चश्मा यूसी लगातार लगातार मेहनत करता है और आपके सामने वो सारे के सारे मुद्दे लेकर आता है जो शायद गोदी मीडिया आपसे छिपा ले जाता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करना है, हमें मजबूत करना है। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद। अब एनडीए के मायने नीतीश कुमार है, ऐसा जिन नेताओं ने कहा, उनका मुझे उन पे दया आती है। दया इसलिए आती है कि एनडीए का स्पीकर कौन होगा ये नीतीश कुमार को पूछे बगैर तय होता है।